हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बनाया था सोम से संबंधित, सोम सब्जेक्ट से, जिसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उस वीडियो में हमने बात किया था कि जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ईएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा जेई के भी एग्जाम में आते हैं, एई के भी एग्जाम में आते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर गेट ईएससी एग्जाम से लिए गए हैं। कुछ का सॉल्यूशन मैंने बताया था और आज कुछ का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो ध्यान रखेंगे। ये सब्जेक्ट सोम, इससे सवाल हमेशा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो बताता हूँ, क्या बताता हूँ, इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और जो भी फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूला से ही क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधी पूछा जाता है। किस एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। जेई, जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एई, गेट और ईएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न यहाँ पे बताऊंगा ये प्रीवियस ईयर के ही हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट करेंगे कि मेन पॉइंट है क्या, उसके बाद कुछ फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न भी बनाएंगे। मतलब जब प्रश्न बनाएंगे तो उसी साथ में हम लोग कुछ फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न चालू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न जो है, ध्यान रखेंगे, एक शाफ्ट है जो प्योर टॉर्सन में सब्जेक्टेड है। एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर डी है, इस पे एक टॉर्क लग रहा है, टी लग रहा है। मतलब ये जो शाफ्ट है प्योर टॉर्सन में है। तो इस समय आपको बताना है कि इसके अंदर में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस का मान जो आने वाला है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, उसी के बारे में बताना है। ये जो शाफ्ट है इसका डायमीटर डी है, ध्यान रखेंगे। और इस मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज होता है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, जी है, इसका रेडियस भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर के व्यास गिवन है। तो इसमें बताना है कि जब कोई शाफ्ट प्योर टॉर्सन में सब्जेक्टेड है, मतलब उसके ऊपर एक टॉर्क टी लगा हुआ है, तो उस समय उसमें शियर स्ट्रेस का मान कितना आएगा, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान बताना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान किसके बराबर आता है, तो ध्यान रखेंगे ये आता है किसके बराबर, 16T/πdq के बराबर आता है। अगर इसको निकाल के देखना चाहेंगे कि कैसे आता है, तो हम लोग जानते हैं टॉर्सल इक्वेशन होता क्या है। टॉर्सनल इक्वेशन जानते हैं, ये होता है T/J इक्वल टू G∅L इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर मैक्स। यहीं से निकल के आता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है, इसको ऐसे भी लेंगे, जब टाउ मैक्स निकालना तो ये दोनों पद को ले लेते हैं, ये वाला पद और ये वाला पद। तो यहाँ से टाउ मैक्स जो निकल के आएगा किसके बराबर आएगा, देखेंगे यहाँ पे T इंटू आर मैक्स बटा में जे जो है, जे को बोला जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, मान किसका रखेंगे, तो टॉर्क टी ही रहेगा, रेडियस आर को हम लोग क्या रख सकते हैं, D/2 रखेंगे कि रेडियस जो होता है व्यास का आधा होता है। अगर के बात करें कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान किसके बराबर होता है, तो सर्कुलर शाफ्ट है, इसके लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान होता है π/32D⁴ के बराबर होता है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा किसके बराबर में, निकल के आएगा 16T/πdq। तो किसका मान है, तो टाउ मैक्स का मान है। जब कोई भी शाफ्ट प्योर टॉर्सन में सब्जेक्टेड होगा, मतलब उसके ऊपर टॉर्क टी लग रहा है, तो उस स्थिति में जो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान आएगा किसके बराबर आएगा, तो 16T/πdq के बराबर आएगा। सीधा सीधी पूछा गया फॉर्मूला गेट एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर की बात करें कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा शाफ्ट में, तो शाफ्ट में लोकेशन अगर के बताना है तो एट आउटर सरफेस ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट का जो सबसे बाहरी वाला सतह है उसी पे इसका मान मैक्सिमम आता है, और वो भी किसके बराबर आता है, तो 16T/πdq के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर के नोट करेंगे, अगर के सपोज
इस शाफ्ट के ऊपर लगने वाला टॉर्क का मान कांस्टेंट हो जाएगा। टॉर्क का मान कांस्टेंट जो गिवन रहेगा 10 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर, इस टाइप से कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा। अगर कि इसका मान कांस्टेंट है, 16 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो टाउ मैक्स होगा शाफ्ट के अंदर, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होने वाला है, तो सीधा समानुपाती है। किसका सीधा समानुपाती है, तो 1/dq का सीधा समानुपाती है। कब समानुपाती है, जब टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। जब टॉर्क कांस्टेंट है, अगर के टॉर्क का मान चेंज होते रहेगा तो उस समय ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, उस समय नहीं बोल सकते हैं कि टाउ मैक्स जो है सीधा समानुपाती है 1/dq का। लेकिन जब टॉर्क कांस्टेंट है तो उस समय जो टाउ मैक्सिमम होगा 1/dq का सीधा समानुपाती होगा। या फिर बोल सकते हैं कि जो भी डायमीटर है उसके घन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके घन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखेंगे जब कोई शाफ्ट प्योर टॉर्सन में है तो उसमें शियर स्ट्रेस इतना जनरेट होगा, कैसे निकालेंगे, तो टॉर्सन इक्वेशन से निकालेंगे। अब टाउ मैक्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा, लोकेशन बताना है शाफ्ट में, तो एट आउटर सरफेस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का जो आउटर वाला सरफेस रहेगा वहीं पे शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि टाउ मैक्सिमम जो है सीधा समानुपाती है 1/dq का। इसलिए बता रहे हैं कि एक और क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है गेट में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, टॉर्सन से ही है। क्वेश्चन दिया गया है कि जब शाफ्ट के ऊपर टॉर्क का मान कुछ भी लग रहा है, पता नहीं कितना लग रहा है, जो भी लग रहा है, उस स्थिति में बोला है कि इसका जब व्यास d है, शाफ्ट का व्यास d और उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क का मान t है, तो उस समय जो इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है किसके बराबर जनरेट हो रहा है, तो 240 मेगापास्कल के बराबर में जनरेट हो रहा है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या है, सुनेंगे ध्यान से। एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर d है, उसके ऊपर लगने वाला टॉर्सनल या फिर टॉर्क का मान किसके बराबर है, t के बराबर है, तो उस समय जो इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है 240 मेगापास्कल के बराबर जनरेट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अगर के इस शाफ्ट के डायमीटर को दुगना कर दें, इस शाफ्ट के डायमीटर को दुगना कर दें, दुगना कर दें मतलब इसका डायमीटर इस टाइप से बढ़ा के कर दें 2d, d के जगह पे अब डायमीटर कितना हो गया है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ये जो डायमीटर है किसके बराबर है, 2d के बराबर है, और टॉर्क सेम लग रहा है, शाफ्ट के ऊपर जो लगने वाला टॉर्क का मान है सेम है। तो इस स्थिति में बताना है कि इसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा किसके बराबर होगा। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन है गेट में सीधा सीधी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कि बताना है कि टाउ मैक्सिमम का मान कितना है तो कैसे निकालेंगे। अभी पीछे बताया था कि टाउ मैक्सिमम जो होता है क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, सीधा समानुपाती होता है किसका, 1/dq का। अगर कि इसको हल करें तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट दे रहा हूँ k 1/dq। अब दोनों स्थिति के लिए लगा देते हैं, तो टाउ मैक्सिमम सेकेंड वाले स्थिति के लिए किसके बराबर होगा, ध्यान से देखेंगे, अपॉन इक्वल टू टाउ मैक्सिमम फर्स्ट वाले स्थिति के लिए। दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे टाउ मैक्सिमम सेकंड वाले केस में यहाँ पे निकालेंगे, और टाउ मैक्सिमम फर्स्ट वाले केस में तो गिवन है, तो यहाँ पे निकालते हैं तो देखेंगे ये हो गया k इंटू, यहाँ पे जो सेकंड वाले केस में डायमीटर है किसके बराबर है, तो 2d का होल क्यूब अपॉन में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे किसके बराबर है, तो ये है 1/dq के बराबर है, साथ में k अपने जगह पर रहेगा, समानुपाती नियतांक है तो यहाँ से कट जाएगा। तो देखेंगे क्या मिलने वाला है, टाउ मैक्स 2 अपॉन टाउ मैक्स 1 इक्वल टू, यहाँ से हल करेंगे तो ये हो गया 1/8। तो इसीलिए टाउ मैक्स 2 मतलब सेकेंड वाले स्थिति में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान आएगा, जब डायमीटर डबल करेंगे टॉर्क सेम लगाएंगे, उस केस में 1/8 टाइम्स हो जाएगा किसके बराबर, तो टाउ मैक्स 1 के बराबर। तो यहाँ से हल कर देंगे तो ये हो गया 1/8 इंटू 240, तो हल कर देंगे तो ये जो निकल के आएगा आंसर किसके बराबर आएगा, तो ये आ गया 30 मेगापास्कल के बराबर है। क्वेश्चन पूछा गया है गेट में कि एक शाफ्ट है जिसके ऊपर टी टॉर्क लग रहा है, उसका डायमीटर d है, तो उस समय शियर स्ट्रेस 240 मेगापास्कल जनरेट हो रहा है।
अब क्या करना है, एक और शाफ्ट है, उसका डायमीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, सेम टॉर्क लगा रहे हैं, तो उस समय बताना है कि शियर स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा। तो बस याद रखेंगे कि शियर स्ट्रेस जो होता है टाउ मैक्सिमम जो होता है सीधा समानुपाती होता है 1/dq का, अभी पीछे देखे थे। तो यहाँ से हम लोग समानुपाती हटाएंगे के, और दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे, जहां से टाउ मैक्स 2 का मान आ जाएगा, मतलब सेकंड वाली स्थिति में कितना शियर स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस का मान आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, तो 30 मेगापास्कल के बराबर आ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है टॉर्सन से। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। एक क्वेश्चन जो है थिन सिलेंडर से है। तो हमारे पास एक थिन सिलेंडर गिवन है या फिर थिन सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है, उसके लिए क्या क्या गिवन है देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फॉर थिन सिलेंड्रिकल वेसल। यहां से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। फॉर थिन सिलेंड्रिकल वेसल के लिए क्या दिया हुआ है, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर P इक्वल टू गिवन है, ध्यान देंगे P इक्वल टू कितना गिवन है, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। P इक्वल टू जो है 2 मेगापास्कल है, 2 मेगापास्कल है। वेसल का रेडियस कितना है, रेडियस देखते हैं, रेडियस भी गिवन है, रेडियस R इक्वल टू गिवन है, ध्यान देंगे रेडियस जो गिवन है ये है 7 मीटर। थिकनेस कितना है वेसल का थिकनेस, तो थिकनेस T भी गिवन है, T भी गिवन है। T का मान किसके बराबर है, तो ध्यान देंगे ये है 50 mm के बराबर है, 50 mm के बराबर है। तो अगर की बात करें कि रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से व्यास हम लोग निकाल सकते हैं। व्यास जो हो जाएगा दुगना हो जाएगा इसका, 14 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे एक ही पूछा जाता है, एक से अधिक नहीं पूछा जाएगा, 2 3 खूब से खूब अगर के पूछना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट कि सर्कुफरेंशियल स्ट्रेस, सर्कुफरेंशियल स्ट्रेस इसी को बोला जाता है हुप्स स्ट्रेस, हुप्स स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा सी के द्वारा सूचित करते हैं। इसका मान कितना होगा। इसके अलावा नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 जो है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मान कितना होगा, मतलब सिग्मा एल निकालना है। इसके अलावा थर्ड जो पूछा गया है प्लेन शियर स्ट्रेस का मान कितना होगा, टाउ मैक्स कहाँ पे, इन प्लेन, प्लेन शियर स्ट्रेस, ध्यान से देखेंगे इन प्लेन शियर स्ट्रेस। नंबर डी पूछा गया है वॉल शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस का मान कितना होगा, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स निकालना है कहाँ पे, तो उसके वॉल पे, मतलब दीवार पे, इस टाइप से पूछा गया है। इन सब का मान किसके बराबर होगा, एक ही क्वेश्चन है जिससे आप पूरा थिन सिलेंड्रिकल में जो भी फॉर्मूला होने वाला है कुछ फॉर्मूला जान लेंगे, उसके बाद एक आध प्रश्न और लेंगे जिससे और भी फॉर्मूला का होगा कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये सारा चीज निकालना है। हमारे पास एक थिन सिलेंड्रिकल वेसल है, अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो इस टाइप से हमारे पास एक क्या है थिन सिलेंड्रिकल वेसल है, वो भी क्या है सिलेंड्रिकल वेसल है इस टाइप से, जिसमें इंटरनल प्रेशर गिवन है, इंटरनल प्रेशर P का मान गिवन है, इसका रेडियस भी गिवन है, रेडियस किसके बराबर है, तो R के बराबर है। इसका जो थिकनेस है ये मोटाई ये भी गिवन है, ये है 50 mm के बराबर है। तो यहाँ पे सारा चीज निकालना है। ध्यान रखेंगे हुप्स स्ट्रेस किसके बराबर में होता है, तो हुप्स स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे हुप्स स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला होता है ये सारा फॉर्मूला नोट करते चलेंगे, यहाँ से सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुप्स स्ट्रेस जो होता है ये होता है PD/2T के बराबर होता है, PD/2T। P जहाँ पे इंटरनल प्रेशर, D जो है इसका डायमीटर है, 2 अपने जगह पे रहेगा, T जो है जितना भी थिकनेस दिया हुआ है उस थिकनेस का मान है। इसके अलावा और के बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा, तो ये होगा PD/40 के बराबर होगा, PD/40 के बराबर होगा। मैक्सिमम प्लेन शियर स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा, मैक्सिमम प्लेन शियर स्ट्रेस का जो मान होता है PD/8T के बराबर होता है। ध्यान रखना है PD/8T
8T का मान के बराबर होता है। और जो वॉल शियर स्ट्रेस होता है, वॉल शियर स्ट्रेस का जो मान होता है होता है किसके बराबर होता है, तो PD अपॉन किसके बराबर होता है, ध्यान रखेंगे ये होता है 4T के बराबर, PD अपॉन 4T के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे वॉल शियर स्ट्रेस का मान। तो यहाँ से क्या करना है, सारा फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि हुप्स स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो हुप्स स्ट्रेस जब भी निकालना रहेगा PD अपॉन 2T, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना रहेगा तो PD अपॉन 4T, इन प्लेन शियर स्ट्रेस निकालना रहेगा तो PD अपॉन 8T, और वॉल शियर स्ट्रेस निकालना रहेगा तो PD अपॉन 4T। यहाँ से एक और रेशियो पूछा जाता है, सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एल का रेशियो कितना होगा, सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एल का रेशियो कितना होगा, मतलब सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो किसके बराबर होगा। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये जो रेशियो आने वाला है क्या आने वाला है, ये है PD अपॉन 2T और नीचे कर देंगे PD अपॉन 4T। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो ये रेशियो निकल के आने वाला है सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एल का जो रेशियो आने वाला है 2 के बराबर आने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर और बात करें, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे है रिलेटेड, स्ट्रेन भी आता है तो स्ट्रेन से भी आधारित एक प्रश्न बताएंगे जिसमें सारा फॉर्मूला कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि प्लेन सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस का मान कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मान कितना होता है, इन प्लेन शियर स्ट्रेस का मान कितना होता है और वॉल शियर स्ट्रेस का मान कितना होता है। तो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में मैकेनिकल के पेपर में आया हुआ है कि एक थिन सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें इंटरनल प्रेशर है 2 मेगापास्कल, रेडियस r गिवन है 7 मीटर, तो डायमीटर हम लोग निकाल देंगे, रेडियस का दुगना हो जाएगा 14 मीटर, और थिकनेस गिवन है, थिकनेस किसके बराबर है 50 mm। तो यहाँ पे अगर के हल करें कि सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस का मान कितना होगा, तो देखते हैं सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस का मान कितना होता है। फैक्ट नोट कर लेंगे, ये जो होता है इसका रेशियो सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से निकालते हैं एक एक करके, ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाले अगर के किसका मान निकालते हैं, सर्कुम्फ्रेंशियल शियर स्ट्रेस का मान निकालते हैं। तो P गिवन है 2 मेगापास्कल, तो इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं 2 इंटू डायमीटर। डायमीटर देखेंगे यहाँ पे डायमीटर किसमें है, डायमीटर यहाँ पे हमने मेगा पास्कल को ऐसे ही रख दिया है, मतलब mm में रखना पड़ेगा डायमीटर को। तो डायमीटर हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 14000 mm के बराबर बटा में 2। थिकनेस कितना है, तो थिकनेस है किसके बराबर 50 के बराबर है। तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा किसके बराबर में 1400 अपॉन में 5। इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो किसके बराबर आने वाला है, तो देखेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा 280 मेगापास्कल के बराबर आने वाला है। ध्यान से देखेंगे, हल कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, ये किसके बराबर है, तो 280 मेगापास्कल के बराबर है। किसका मान, तो सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस या उसी को बोला जाता है हुप्स स्ट्रेस। अब इसमें निकाल लेते हैं, तो इसमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे मतलब ये आ जाएगा किसके बराबर, तो 140 मेगापास्कल के बराबर। इसके अलावा अगर कि यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कितना होगा इन प्लेन शियर स्ट्रेस, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे PD अपॉन 2T का मान निकला हुआ है 280 मेगापास्कल। तो यहाँ पे अगर के निकालेंगे तो नीचे बढ़ रहा है, मतलब नीचे इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ गया 140 मेगापास्कल। अब यहाँ पे फिर से डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा 70 मेगापास्कल के बराबर। अगर के यहाँ पे बात करें PD अपॉन 40, ये किसके बराबर है, तो 140 मेगापास्कल के बराबर है। ध्यान रखेंगे यही जितना भी स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस, इन प्लेन शियर स्ट्रेस और वॉल शियर स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा, तो फॉर्मूला है, जो भी डाटा गिवन रहेगा उसके हिसाब से रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कहाँ से, तो थिन सिलेंड्रिकल वेसल से, थिन सिलेंडर से था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, स्ट्रेस गिवन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में स्ट्रेस का मान गिवन है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी एक बार में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसका मान गिवन है। स्ट्रेस का मान गिवन है 200 मेगापास्कल है, 200 मेगापास्कल है। और स्ट्रेन का मान है, स्ट्रेन का भी मान कितना है उसके लिए, तो वो भी गिवन है 0.001
और क्या गिवन है यहाँ पे, पॉइजन रेशियो का भी मान गिवन है कि पॉइजन रेशियो का मान किसके बराबर है, 0.3 के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान कितना होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान कितना होगा, रिजिडिटी का मान किसके बराबर होगा, मतलब जी निकालना है यहाँ पे। अब इसका मान निकालना है तो कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन सीधा सीधी फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। अगर के फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक संबंध, क्या जानते हैं, ई बराबर में जो होता है ट्वाइस जी 1 प्लस म्यू होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ई नहीं पता है, अभी हमारे पास ई गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, ई निकालेंगे, जी का मान निकालना है, म्यू भी गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ई का मान निकालते हैं। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, हियर ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कहाँ से, तो बाई हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसके बराबर होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये हो गया 200 अपॉन में 0.001, तो यहाँ से 3 जीरो और बढ़ेगा तो ये आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, तो 200 गीगा पास्कल के बराबर आ जाएगा। ऊपर वाला मेगा में था, नीचे से 3 डिजिट और भी बढ़ेंगे ऊपर में पावर में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 200 गीगा पास्कल के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ले जाकर रख देते हैं वैल्यू को, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, जी बराबर में हो जाएगा किसके बराबर में हो जाएगा, तो ई अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस म्यू के बराबर है। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 200/2 इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू कितना है देखेंगे, यहाँ पे म्यू गिवन है 0.3 के बराबर है। तो हल करेंगे, हो गया 100/1.3, तो ऊपर में कर दिए 1000 अपॉन में किसके बराबर है, 13 के बराबर है, डिवाइड कर देते हैं, 13 सत्ते 91 हो गया, 9 90 हो गया, लगभग में वैल्यू हम लोग बता दे रहे हैं किसके बराबर है, तो 77 गीगा पास्कल के बराबर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गेट एग्जाम में, सीधा सीधी फॉर्मूला आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि किस टाइप से बनाएंगे, तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला है याद रहेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो भी बनाया जा रहा है साथ में फॉर्मूला भी लिखा जा रहा है। तो एक फॉर्मूला ये है, इससे पहले जो पिछला वीडियो हमने बनाया था 100 में जो भी इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में संबंध होता है उस सब के बारे में लिखा था, जो भी 2-3 संबंध मिले थे उसके बारे में, वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे, कुछ फैक्ट्स बताए थे, नोट पॉइंट वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये सब जो है बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे यहाँ पे बात करना है प्रोप कैंटिलीवर बीम क्या होता है। अगला है प्रोप कैंटिलीवर बीम के इंड पर डिफ्लेक्शन का मान कितना होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन यही है कि प्रोप कैंटिलीवर बीम के इंड पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन का मान होता है किसके बराबर होता है। 5 नंबर, इन प्रोप कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन एट एंड पॉइंट्स, इसका मान बताना है किसके बराबर होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन इन प्रोप कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन एट एंड्स और एंड्स पॉइंट जो भी होगा उसका उस वहाँ पे डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि प्रोप कैंटिलीवर बीम होता क्या है, तो इस टाइप से बना लेंगे कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे साथ में सपोर्ट लगा देंगे, यहाँ पर नीचे भी क्या रहता है, सपोर्ट रहता है, यही इसका क्या है, एंड पॉइंट है, यही क्या है, एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, इसके एंड पॉइंट पे, मतलब ए पे डिफ्लेक्शन का मान बताना है। तो ए पर डिफ्लेक्शन का मान होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ए पर जो डिफ्लेक्शन का मान होता है हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके लिए, तो प्रोप कैंटिलीवर बीम के केस में जो एंड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होता है उसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया और डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को भी पूछा गया एग्जाम में 1 नंबर के लिए। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ऑप्शन देके भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे
इन प्रोब कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन एट एंड पॉइंट किसके बराबर होगा डिफ्लेक्शन? तो हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक मटेरियल के लिए, प्लास्टिक मटेरियल के लिए फॉर प्लास्टिक मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है आप लोग को। एक क्वेश्चन ऑप्शन में आया हुआ था, ऑप्शन भी यहाँ पे था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बना के देखते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का। तो इधर हो गया, क्या हो गया ध्यान देंगे, एक शख्स पे होता है स्ट्रेस और दूसरे पे होता है स्ट्रेन। ये हो गया स्ट्रेस और इधर है स्ट्रेन। तो इस टाइप से जो ग्राफ होता है यही होता है किसके लिए? प्लास्टिक मटेरियल के लिए। किसके लिए? प्लास्टिक मटेरियल के लिए। कौन सा डायग्राम है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। अगर इसके अलावा डक्टाइल मटेरियल के लिए बोला जाए, डक्टाइल मटेरियल के लिए किस टाइप से बनेगा? डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर के बनाना चाहेंगे तो इधर है स्ट्रेस, इधर है स्ट्रेन। यहाँ पे देखेंगे पहले आता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, उसके बाद कुछ दूर के बाद इलास्टिक लिमिट, उसके बाद अपर एंड पॉइंट, फिर लोअर एंड पॉइंट, साथ में इस टाइप से मटेरियल लास्ट में आके क्या होता है? फेल हो जाता है। ये डायग्राम है किसके लिए? ये डायग्राम है डक्टाइल मटेरियल के लिए। बिंदु है ए, उसके बाद बी, यहाँ पे है बिंदु सी, यहाँ पे है डी, बिंदु ई है। इस टाइप से ध्यान देंगे ए बी सी डी और यह है ई और एफ। और के बात करें कि यहाँ पे अलग अलग बिंदु का क्या मतलब है, तो ए जो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। बी जो है इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, इस लिमिट तक हुक का नियम लागू होगा। इलास्टिक लिमिट तक हुक का नियम लागू होता है, मतलब मटेरियल जो है डिफॉर्म होने के बाद जब लोड हटा देते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। उसके बाद है अपर एंड पॉइंट। अपर एंड पॉइंट का आने का मतलब वहां से प्लेन क्या होता है? स्लिपिंग होना चालू हो जाता है। तो हमेशा प्लेन स्लिपिंग होगा कहाँ से? तो अपर एंड पॉइंट से। उसके बाद ये जो डी है यह है लोअर एंड पॉइंट, और डी से ई जो है इस रीजन को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहाँ पे स्ट्रेन का मान सडन बढ़ता है, स्ट्रेस का मान उतना नहीं बढ़ता है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ई पॉइंट जो बताता है, ई पॉइंट क्या बताता है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, के मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसके बराबर है वो बताएगा। कौन बताएगा? ई बताएगा। उसके बाद एफ जो बताएगा, एफ क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट। मटेरियल फ्रैक्चर हो गया है, मतलब रप्चर हो गया, उस बिंदु को बताता है एफ। ये है आपके लिए प्लास्टिक मटेरियल के लिए, ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसी टाइप से अगर के बात करें कि ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो देखेंगे यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए देखेंगे क्या होने वाला है। तो इस टाइप से यही है, इधर है स्ट्रेस और इधर है स्ट्रेन इस अक्ष पे। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो ब्रिटल मटेरियल में इस टाइप से सडन आके मटेरियल क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब इस मटेरियल में मौका नहीं मिलता है देखने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट। ये मटेरियल जो होता है सडन ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी आता है, क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, सीधा इसके बाद स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और लास्ट में जो आता है आता है क्या आता है? फेलियर पॉइंट आता है। तो ये है ब्रिटल मटेरियल के लिए। अगर के बात करें कि इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए कैसा बनेगा? फॉर इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल, इसके लिए अगर के बात करें कि इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए क्या बनने वाला है, तो इस टाइप से डायग्राम बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ये हो गया किसके लिए? इलास्टिक मटेरियल के लिए। उसके बाद ये हो गया किसके लिए? प्लास्टिक मटेरियल के लिए। तो इस टाइप से बनता है, किसके लिए बनता है? तो इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1 जो है यह प्लास्टिक मटेरियल के लिए है, ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए है, और ये है किसके लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए है। उसके बाद फोर्थ जो है किसके लिए है? इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए है। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो ध्यान देंगे थोड़ा सा डक्टाइल मटेरियल में और कुछ बता देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर विद इन द इलास्टिक लिमिट, एनर्जी स्टोर विद इन द इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे एनर्जी स्टोर विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेजिलियंस बोला जाता है। रेजिलियंस कहा जाता है कोई भी मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट तक अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी को क्या बोला जाता है? रेजिलियंस बोला जाता है। तो रेजिलियंस को मेजर किसके सहायता से किया जाता है? तो प्रूफ रेजिलियंस की सहायता से इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा अगर की बात करें कि टोटल एरिया, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इसका टोटल एरिया, जितना भी एरिया है टोटल एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक किसको बताता है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे मटेरियल के टफनेस को बताता है, मटेरियल के टफनेस को बताता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी कि एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस, और टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द फ्रैक्चर पॉइंट या फिर टोटल एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसको क्या बोला जाता है? टफनेस को बोला जाता है। टफनेस किस टाइप से मेजर करते हैं? तो बाई आइसोट एंड चार्की टेस्ट की सहायता से मेजर करते हैं। कि पहले जो वीडियो बनाए थे सॉन्ग में उसमें बात किए थे कि टफनेस क्या होता है और टफनेस को हम लोग किस टाइप से मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से है। अलग अलग टाइप के बीम है जिनका डिफ्लेक्शन निकालना है यहाँ पे कि डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ध्यान देंगे डिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं, सीधा सीधी फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। तो डिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के बीम बनाते हैं। 5 नंबर जो है, एक हमारे पास सबसे पहले कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड पॉइंट पे एक लोड लग रहा है P, एंड पॉइंट पे एक लोड लग रहा है P जिसकी लंबाई किसके बराबर है? L के बराबर है। इसके लिए बताना है कि डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा। सेकेंड है, सेम है, कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तब इस पे बताना है कि इसके लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा पर यूनिट लेंथ, W पर यूनिट लेंथ गिवन है, लेंथ है टोटल L के बराबर है। ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर। तीसरा नंबर जो गिवन है क्या है? तो कैंटिलीवर बीम है, फिर से कैंटिलीवर बीम है, इसके एंड पॉइंट पे इस बार मोमेंट लगा हुआ है, मोमेंट लगा हुआ है, M लगा हुआ है जिसकी लंबाई L है। इस केस में बताना है कि डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा। इसके अलावा 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे मतलब हाफ डिस्टेंस पे L/2 डिस्टेंस पर एक लोड लगा हुआ है, P लगा हुआ है। तो उस केस में बताना है कि डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा। अगर बात करें स्लोप भी यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि स्लोप का मान कितना होने वाला है। तो ये हो गया P। इसके बाद नेक्स्ट जो है 5वां नंबर, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यही कैंटिलीवर बीम है, ध्यान देंगे कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर एक लोड P भी लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे एक मोमेंट भी लगा हुआ है, M भी लगा हुआ है। और M का मान यहाँ पे गिवन है किसके बराबर है? PL/2 के बराबर है। तो आपको बताना है कि इन सारे स्थिति में जो डिफ्लेक्शन का मान होगा किसके बराबर होगा, डिफ्लेक्शन का मान क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे सीधा सीधी फॉर्मूला परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके लिए अगर ये बात करें कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, सिंपली कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ है, P लगा हुआ है। तो इस समय इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन किसके बराबर आएगा। तो ध्यान रखेंगे डिफ्लेक्शन जो मिलने वाला है किसके बराबर मिलने वाला है। ये जो डिफ्लेक्शन मिलेगा किसके बराबर में मिलेगा? तो ये मिलेगा PL³ अपॉन 3EI के बराबर मिलेगा। डिफ्लेक्शन निकाल भी सकते हैं मोमेंट एरिया मेथड से, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे भी फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर के कैंटिलीवर बीम है इसके एंड पॉइंट पे P लोड लग रहा है तो इसके लिए जो डिफ्लेक्शन आएगा किसके बराबर आएगा? डेल्टा A का मान किसके बराबर आएगा? तो PL³ अपॉन में 3EI के बराबर आएगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि स्लोप कितना होगा, स्लोप किसके बराबर होगा? तो स्लोप जो होने वाला है किसके बराबर होने वाला है?
तो PL² अपॉन 2EI के बराबर होने वाला है। उसके बाद सेकेंड देखेंगे, यहाँ पे बताना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा सेकेंड वाले केस में। ये हो गया WL⁴ अपॉन में 8EI के बराबर। इसमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, डिफ्लेक्शन मिलने वाला है। कब कैंटिलीवर बीम है जिसपे UDL लगा हुआ है, W पर यूनिट लेंथ है, तो उस समय जो डिफ्लेक्शन मिलेगा किसके बराबर में मिलेगा, तो WL⁴ अपॉन में 8EI के बराबर मिलेगा। अगर के स्लोप बात करें कि स्लोप किसके बराबर में मिलेगा, तो ये मिलेगा WL³ अपॉन 6EI के बराबर में मिलेगा। अब यहाँ पे अगर की बात करें कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, तो डिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ पे ML² अपॉन 2EI के बराबर होगा। और यहाँ पे स्लोप अगर की बात करें कि स्लोप किसके बराबर होगा, तो स्लोप जो होगा ये होगा ML अपॉन में EI के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, इस टाइप से भी फॉर्मूला सीधा सीधी पूछा जाता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए, ऑप्शन में गिवन रहेगा। तो फिर से बता रहे हैं, कैंटिलीवर बीम है जिसके लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा, PL³ अपॉन में 3EI। इस केस में स्लोप मिलेगा, स्लोप कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अगर की बात करें कि डिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा बीम में, तो इस टाइप से होगा। यहीं पे बताना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसके बराबर है, तो यही जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है डेल्टा। और यहाँ पे अगर की बात करें कि स्लोप है कहाँ पे, तो स्लोप कहने का मतलब है, स्लोप बताना है जब एक टेंजेंट जो हो गया क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। यही है किसका मान है, θ का मान है। तो इस टाइप से हम लोग बताएंगे किसके बराबर होगा, तो PL² अपॉन में 2EI। इस केस में इसके बराबर, इस केस में इसके बराबर। यहाँ पे अगर की बात करें कि डिफ्लेक्शन कितना होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ΔI का मान ये होगा W नहीं है, P है, तो PL³ अपॉन में 48EI के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन मिलेगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए किसके बराबर मिलने वाला है, तो PL³ अपॉन में 48EI के बराबर मिलने वाला है। अगर यहाँ पे स्लोप बात करें कि थीटा कितना मिलेगा, तो PL² अपॉन में 16EI के बराबर मिलेगा। इस केस में थीटा का मान ध्यान रखना है। ये जो भी गिवन है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से है, सीधा सीधी इस टाइप के बीम के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। ये कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ है, तो बताना है कि डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा, स्लोप कितना होगा। या फिर कैंटिलीवर बीम है, UDL लगा हुआ है, UDL डिस्ट्रीब्यूटेड है बीम के ऊपर, उस केस में बताना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा और स्लोप कितना होगा। अगर के मोमेंट इस टाइप से लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम के इन पॉइंट पे, तो इस समय जो डिफ्लेक्शन होगा किसके बराबर होगा, तो ML² अपॉन 2EI। और θ का मान जो होगा किसके बराबर होगा, तो ML अपॉन EI के बराबर होगा। ये है किसके लिए है, तो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कब, जब सेंटर पे लोड लगेगा उस समय जो डिफ्लेक्शन का मान आएगा PL³ अपॉन में 48EI। और थीटा का जो मान आने वाला है PL² अपॉन में 16EI। अगर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जो गिवन है, यहाँ पे बताना है कि डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा। तो डिफ्लेक्शन अगर यहाँ पर जब भी निकालना होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्यों इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे दो टाइप का लोडिंग है, एक लग रहा है पॉइंट लोड और दूसरा लग रहा है कपल। तो यहाँ पे अगर बात करें कि डेल्टा नेट किसके बराबर होगा, तो डेल्टा नेट जो होगा ΔI प्लस ΔII के बराबर होगा। तो ΔI हम लोग मान लिए पॉइंट लोड के कारण है, तो पॉइंट लोड के कारण से कितना आएगा, तो आएगा PL³ अपॉन में 3EI प्लस ΔII किसके कारण से है, कपल के कारण से। तो कपल के कारण से किसके बराबर में होता है, तो होता है ML² अपॉन में 2EI के बराबर होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, ये हो गया PL³ अपॉन में 3EI प्लस M का मान रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा PL³ अपॉन में नीचे 2 आ जाएगा, तो हो गया किसके बराबर 4EI के बराबर। यहाँ से लघुत्तम लेंगे, हल कर देंगे, किसके बराबर आने वाला है देखेंगे यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आने वाला है, इसका लघुत्तम हो जाएगा किसके बराबर है, 12 के बराबर है। और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, तो ये हो जाएगा 7PL³ अपॉन में 12EI के बराबर है। जब इस टाइप से गिवन रहेगा, ध्यान देंगे, जब इस टाइप से लोडिंग गिवन रहेगा तो इसके लिए डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट लोड के कारण निकालेंगे, उसके बाद कपल के कारण से निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर के स्टैंडर्ड फार्मूला है तो उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे ΔI हम लोग जानते हैं पॉइंट लोड के लिए कितना होता है, PL³ अपॉन में 3EI।
और कपल के कारण से होता है ml स्क्वायर अपॉन में 2ei। तो m का मान यहाँ पे रख देंगे pl अपॉन में 2, तो यहाँ पे रखेंगे जैसे तो pl अपॉन में 2 2 2 हो जाएगा 4। एलसीएम लेके हल कर देंगे। अगर इस केस में बात करेंगे स्लोप कितना होगा, स्लोप थीटा का मान कितना होगा, स्लोप थीटा का होगा तो हो गया θ1 प्लस θ2 के बराबर है। तो θ1 का मान देखिए वहां पे होता है pl स्क्वायर अपॉन 2ei पॉइंट लोड के लिए प्लस, अब यहाँ पे अगर के बात करें कि थीटा कपल के लिए होता है किसके बराबर में होता है, तो ml अपॉन ei के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर के बात करें तो ये हो गया pl स्क्वायर अपॉन 2ei प्लस m का मान रख देंगे pl स्क्वायर अपॉन में ये भी हो जाएगा 2ei। तो जब फाइनली हल करेंगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर है, तो pl स्क्वायर अपॉन ei के बराबर है। तो इस केस में जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर है, तो pl स्क्वायर अपॉन ei के बराबर है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से। तो इसके लिए क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। तो एक क्वेश्चन था हमारे पास 5 नंबर, उसके बाद अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉलम से है, तो कॉलम से भी बताना क्या है कि कॉलम में बताना है कि यूलर क्रिपलिंग लोड का मान कितना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है 4 कॉलम है, कॉलम के लिए है। अब इसमें बताना है कि यूलर क्रिपलिंग या इसी को बोला जाता है बकलिंग लोड का मान किसके बराबर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि यूलर क्रिपलिंग लोड का मान जो होता है पाई स्क्वायर ei अपॉन में le का स्क्वायर। ध्यान रखना है यही जो होता है यूलर क्रिपलिंग लोड या फिर यूलर बकलिंग लोड का मान होता है किसके बराबर होता है, तो पाई ei कहने का मतलब यहाँ पे अगर और अच्छे से बोल दे तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कौन सा रहता है, मिनिमम रहता है। मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष में निकालेंगे वो भी कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 टाइप का होता है, एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे बात करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स अक्ष के सापेक्ष भी निकालेंगे, वाई के सापेक्ष भी निकालेंगे, और जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एली जो है, एली है क्या, तो एली जो है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट सीधा सीधी। अब गेट में क्वेश्चन पूछा कैसे गया था कि आपको बताना है कि यूलर क्रिपलिंग लोड का मान कितना होगा जब कॉलम का जो दोनों एंड है पिन ज्वाइंट है, दोनों एंड जो है पिन ज्वाइंट है, तो इक्विवेलेंट लेंथ का मान चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, तो ध्यान रखेंगे चेंज कैसे करेगा। तो फर्स्ट वाला कंडीशन याद रखेंगे कि जब दोनों एंड इसका क्या है, पिन ज्वाइंट है, जब इसका दोनों एंड पिन ज्वाइंट है इस टाइप से, तो यही जो है एली का मान है। तो इस केस में एली का मान जो होता है एल के बराबर होता है। एल जो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम है और एली जो है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम है। तो कब मिलेगा, ध्यान रखना है एली बराबर में एल कब मिलेगा, व्हेन बोथ एंड्स आर पिन ज्वाइंट। अगर के दोनों एंड पिन ज्वाइंट रहेंगे कॉलम में तो इस टाइप से वैल्यू निकल के आएगा। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम का मान किसके बराबर होगा, तो एल जो होगा एल के बराबर होगा। उसके बाद सेकंड याद रखेंगे कि जब कॉलम का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, तो इस समय किसके बराबर मिलने वाला, तो इस टाइप से देखेंगे। इसमें जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम मिलता है ये किसके बराबर में मिलता है, 2l के बराबर में मिलता है। ये जो मिलता है 2l के बराबर मिलता है। l जो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम है, ध्यान से समझेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्वेचर बन रहा है इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम। तो इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो एल बराबर में ध्यान रखेंगे 2l के बराबर होगा। कब, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री
इस टाइप की स्थिति में ए होने वाला है, ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम के लिए ये जो फॉर्मूला है कॉलम के लिए ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेन यहाँ पे है आपको जानना है इंड कंडीशन, तो यही जो है 4 यहाँ पे इंड कंडीशन है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कॉलम से कोई भी सवाल आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर जो है सी नंबर देखेंगे, यहाँ पे सी नंबर है जब कॉलम का एक इंड फिक्स है और दूसरा इंड जो है पिन ज्वाइंट है, दूसरा इंड जो है पिन ज्वाइंट है, तो इस समय जो मिलता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम इस टाइप से मिलता है। ध्यान रखना है किस टाइप से मिलेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम इस टाइप से मिलता है, यही है एली। और इस एली का जो मान होता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम जो होता है ये होता है L/√2 के बराबर होता है। कब? कंडीशन याद रखेंगे, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर पिन ज्वाइंट, उस स्थिति में ये मिलता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम किसके बराबर में होता है, तो एली बराबर में जो होता है L/√2 के बराबर होता है। चौथा नंबर केस देखेंगे, चौथा नंबर जो केस है जब कॉलम के दोनों एंड फिक्स रहे, जब कॉलम के दोनों एंड फिक्स रहे उस समय अगर यहाँ पे बताना है कि वहां पे कितना होने वाला है तो यहाँ पे ये मान मिलने वाला है एली बराबर में जो मिलता है L/2 के बराबर मिलता है। तो ये जो 4 कंडीशन है ध्यान देंगे, कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉलम से। ये कंडीशन कब मिलेगा, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो इसके सहायता से जो भी यूलर क्रिपलिंग लोड है या फिर यूलर बकलिंग लोड है यहाँ पे निकाल सकते हैं। यूलर क्रिपलिंग लोड या फिर यूलर बकलिंग लोड का मान किसके बराबर होता है, तो π² EI/LE²। एली का मान गिवन है, अब एली का मान हम लोग अलग अलग इंड कंडीशन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद निकालेंगे कि कॉलम का बोथ इंड पिन ज्वाइंट है कि नहीं है। अगर के पिन ज्वाइंट रहेगा तो एली बराबर में L, उसके बाद अगर के वन इंड फिक्स है अदर फ्री है तो एली का मान जो होता है 2L के बराबर होता है। थर्ड वाला केस है कि वन इंड जो है पिन ज्वाइंट है और दूसरा क्या है फिक्स है, तो उस केस में एली का मान जो होता है L/√2 के बराबर होता है। और चौथा नंबर जो एली का मान होता है L/2 के बराबर होता है, कब होता है, जब बोथ इंड क्या है फिक्स्ड है। तो इसके सहायता से आसानी से बता सकते हैं कॉलम का कोई भी सवाल अगर के कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल पूछा जाएगा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया होगा गेट में क्या आया होगा था, कभी कभी रेशियो भी पूछ देता है, दो अलग अलग कंडीशन देकर यूलर क्रिपलिंग लोड का रेशियो पूछा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कंडीशन बस मेन जानना है कि इंड कंडीशन कॉलम का है क्या, उसके हिसाब से हम लोग यूलर क्रिपलिंग लोड का मान निकालेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे। अगर के पिन ज्वाइंट है तो किसके बराबर होगा, वन इंड फिक्स्ड है अदर फ्री है तो उसके लिए किसके बराबर होगा। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा कॉलम से और भी सवाल यहाँ से उठा के बनाएंगे हम लोग, देखेंगे कि और भी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। तो इस टाइप से जो भी है एक टोटल कॉलम से कहानी है, वो भी किससे रिलेटेड है, तो यूलर क्रिपलिंग लोड या फिर यूलर बकलिंग लोड से। मतलब कि कॉलम जब बकल करेगा तो उस समय यूलर क्रिपलिंग लोड का मान कितना होगा। अगर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।